Morning friends, I am Manoj Verma, presently posted as Police Commissioner, Bharatpur, West Bengal. I am 1998 IPS officer. आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारे इश्यूज़ में, जिसमें मेन है कैरियर प्लानिंग या मोटिवेशन या ये सब सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे. So that we'll try to cover whatever is available with me, and we'll try to guide you through how to plan a career. कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी हो सकती हैं, but we start with how I began for my career. स्कूलिंग मेरा जो है केंद्रीय विद्यालय में रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी वो आर्मी में पोस्टेड थे. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव डन माई स्कूलिंग इन केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल, and after class 6 class onwards till 12th I have studied in military school Dharpur and military school Belgaum in Karnataka. After that I did my graduation in mechanical engineering from engineering college Kota, Rajasthan. उसके बाद में मैंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दिए एंड 1998 के बैच में मुझे IPS मिला. IPS बनने का सपना बहुत पहले था. स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे तो उस समय बहुत सारी मैगज़ीन आती थी. कंपटीशन सक्सेस रिव्यू बोल के एक मैगज़ीन आता था, जिसके ऊपर में सिविल सर्विसेज टॉपर्स उनके फ़ोटो आते थे, उनके इंटरव्यू आते थे. तो क्लास 6, 7, 8 में वी यूज़ टू गो थ्रू दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड वो एक पहला एक मोटिवेशन जो है बना. उसके बाद में स्कूल में आई स्टडीड इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन इंडिया. मिलिट्री स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म के प्रति बड़ा लगाव रहता है. द स्टूडेंट्स दे आर ऑलवेज़ इन यूनिफॉर्म राइट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12. उनका जो शेड्यूल होता है वो भी टिपिकल एक आर्मी के बंदे का जैसा शेड्यूल होता है. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अबाउट 5 o'clock. यू हैव टू बी इन द परेड ग्राउंड एट अबाउट से 5:30 और सो. एंड उसके बाद में जो रूटीन है आपका, क्लासरूम्स, आपके गेम्स हैं, फॉर एवरीथिंग देयर इज़ ए शेड्यूल टाइम. तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, जो कि बाद में हम लोगों ने काफ़ी सीखा उसमें और अभी भी काम आ रहा है, कि यू हैव टू प्लान योर एवरीडे एक्टिविटी. एक एक चीज़ की प्लानिंग अच्छी यदि रहे तो यू विल नॉट बी अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर. प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड डेली शेड्यूल, डेली प्लानिंग, जो डेली जो आप कर रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए जगह रखनी पड़ती है, बट प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एक चीज़ ये जो है स्कूल से हम लोगों ने सीखी. और भी बहुत सारी चीज़ें स्कूल में सीखी. डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में जो भी काम करना चाहते हैं वहाँ पर ये सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की. एंड स्पेशली जो स्कूल से आपकी अपब्रिंगिंग है, अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू लर्न इन योर फैमिली, और दोस्तों से जो सीखते हैं, घर में जो सीखते हैं, स्कूल का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. एटलीस्ट इन माई केस आई कैन से दैट आई हैव लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम the school, apart from whatever I have learned from my parents, relatives, brothers, sisters. They also play important part in your overall planning of your career. तो एक बार मैं जब पुलिस में आ गया, उसके बाद मैं पुलिस के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन ज़रूर बताऊंगा कि पुलिसिंग इज़ ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. आज की डेट में आई कैन से दैट एटलीस्ट इन इंडिया वन ऑफ द टफेस्ट टास्क इज़ पुलिसिंग. एंड बाहर से थोड़ा ऐसा लगता होगा कि बड़ा सीनियर ऑफिसर पर यदि आपकी एंट्री है सीनियर लेवल पर, इफ़ यू आर एंटरिंग एज एन IPS ऑफिसर, मे बी पीपल मे हैव इम्प्रेशन कि बड़ा आराम का जॉब है और ऊपर से ऑर्डर बजाते रहो और काम होता रहेगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. In police, like in typical all other armed forces, you have to lead from the front. एक IPS ऑफिसर का बहुत सारा काम रहता है, 1000 तरह के जो है डेली काम रहते हैं. एंड you have to take care of everything, your forces, your officers, and then you have to take care of the public. कोई छोटा सा भी इशू जो है आपको मुसीबत में डाल सकता है. बट येस, वी आर ऑफ कोर्स ट्रेन टू हैंडल ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है.
तो नाउ विल कम टू द मेन इशू, जिसमें जो कैरियर प्लानिंग है उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स टच करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि यूपीएससी जो लोग करना चाहते हैं क्लियर, या यूपीएससी के अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स एंड जो भी इंडिविजुअल है उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ टू वन पर्टिकुलर थिंग, लेट अस बी ओपन। अभी जो है वर्ल्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत पहले हो सकता है गवर्नमेंट सर्विसेज इनके लिए ही काफ़ी लोग जो है आना चाहते थे गवर्नमेंट सर्विसेज में, बट नाउ प्राइवेट सेक्टर इज़ इक्वली गुड, इन इंडिया इट इज़ इक्वली गुड। और भी बहुत सारे नए प्रोफेशंस आ गए हैं, आईटी सेक्टर में आ गए हैं, फोटोग्राफी है, डिज़ाइनर है, हर चीज़ में यू हैव ए कैरियर। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कैरियर नहीं है। एंड यू कैन स्टार्ट विद ए स्क्रैच। हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि पैसा कहाँ से आएगा या कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें, दीज थिंग्स डू मैटर। लेकिन यदि आपने एक बार ठान लिया हो कि मुझे ये करना है, तो देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले तो यही है कैरियर में, यू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, आपने यदि ये डिसाइड कर लिया कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज के टिपिकल पैटर्न है। अभी जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको कि उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 ऐसे पेपर हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक इंडियन लैंग्वेज है और एक इंग्लिश है, दोनों कंपलसरी हैं, दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा 7 अलग पेपर हैं जिनके मार्क्स एक्चुअली आपके काउंट होते हैं। ये मेन एग्ज़ाम का मैं बता रहा हूँ। तो 7 पेपर में से पहला पेपर ऐसे है, उसके अलावा आपके जीके के पेपर्स हैं 4, एंड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होते हैं। तो 4 जीके के, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के और 1 ऐसे, ये टोटल मिला के 7 पेपर होते हैं जिनका मेन में काउंटिंग होता है। लेकिन क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होती है, इसलिए मेन एग्ज़ाम से पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जो एक टिपिकल एक पहले जो है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हुआ करता था, लेकिन अभी वो एक जनरल नॉलेज विद मेंटल एबिलिटी उसमें जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसी के ऊपर है। ये जस्ट आपकी एक बार एक बेसिक नॉलेज और आपकी कैपेसिटी देखना चाहते हैं, और स्क्रीनिंग से सो दैट देयर इज़ नो प्रेशर ऑन द मेन एग्ज़ाम। तो एक स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है, इतने सारे कैंडिडेट्स को हैंडल करना थोड़ा सा कठिन काम है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो प्री एग्ज़ाम एक होता है, उसके बाद में उसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, और मेन एग्ज़ाम के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। मेन एग्ज़ाम के 7 पेपर प्लस इंटरव्यू, ये सब मिला के टोटल 2075 शायद उसके मार्क्स हैं टोटल अभी। तो उसमें से आपको जो है मेरिट में आना होगा, देन यू आर क्वालिफाइड। पुलिस के लिए एज सच कोई पर्टिकुलर उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट सम मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है, और हाइट का भी एक इशू रहता है पुलिस में, बट अदरवाइज़ यू आर फिट इनफ। कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि जो फॉरेस्ट सर्विस है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। एंड इसमें सिविल सर्विसेज में ऊपर में जो टॉप सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसके बाद में ग्रुप ए की बहुत सारी सर्विसेज हैं, रेवेन्यू सर्विस है, कस्टम्स है, इंडियन ऑडिट है, डिफेंस है, रेलवे की बहुत सारी सर्विसेज हैं, कुछ ग्रुप बी में भी इसमें सर्विसेज हैं। तो ओवरऑल यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल टू यू। आप डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट एंड डिपेंडिंग ऑन योर लक, आप जो है कौन सी सर्विस के लिए सेलेक्ट होंगे, ये जो है आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी चॉइसेस क्या भरी हुई हैं आपने, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये एग्ज़ाम के बारे में बात थी। उसके लिए कैसे तैयारी करना है ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग जानना चाहेंगे कितना टाइम लग सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि
1 साल की अच्छी तैयारी यदि की जाए तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो पहले से आप जो है यदि डिसाइड कर चुके हैं कि आपको सिविल सर्विस देना है तो एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने बता दिया। उसके बाद में नेक्स्ट इज़ प्रिलिमिनरी के लिए तो जो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बुक्स मटेरियल, ये सब स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारा आजकल नेट पर भी अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस पेपर्स, पुराने जो पेपर्स हैं उनको आप एक बार देख के पैटर्न समझ के देन यू कैन डिसाइड कि क्या मटेरियल आपको ख़रीदना चाहिए। जो टिपिकल चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, टीवी पर जो न्यूज़ आती है, ये सब देखने की यदि आपकी हैबिट है, इट इज़ गुड। एंड उसके अलावा आपका स्टडी मटेरियल है वो आजकल जो है काफ़ी मिल जाता है, सब जगह मिल जाएगा। दिल्ली में हम लोगों ने जो पहले हम लोग जानते थे, बेर सराय बोल के एक जगह है आईआईटी के पास में, वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल हैं जहाँ से स्टडी मटेरियल मिल सकता है। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि क्या कैसा मटेरियल आपको चाहिए। ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इट इज़ ऑल मतलब इट विल डिपेंड ऑन योर पर्सनल चॉइस, आप जो है क्या चीज़ कैसे करना चाहते हैं। कोचिंग के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं। तो मैं अपना केस बता सकता हूँ कि मैंने कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आज तक कोई कोचिंग नहीं ली। एंड उसमें और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उस समय 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी और फ़िलॉसफी से मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था। एंड फ़िलॉसफी मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं थी, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही मैंने उसमें तैयारी किया और मेरे जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे फ़िलॉसफी में आए। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऐसा नहीं है कि आपने जिसमें ग्रेजुएशन की है वही पढ़ना है। इफ़ यू आर मास्टर इन दैट फाइन, यदि आपको लगता है कि आप उसमें स्कोर कर सकते हैं तो मतलब यू शुड बी कंफर्टेबल। सबसे पहली उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में यही है कि आप कंफर्टेबल कितना है। कभी कभी ये रहता है कि स्कोरिंग है कि नहीं है, तो इट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। वो जो है ऐसा नहीं है। हिंदी लिटरेचर जो है उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, या फिज़िक्स जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो जो है स्कोरिंग है। लेकिन यदि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उसमें काफ़ी माइनस में भी आपका जा सकता है, बहुत लो स्कोर भी हो सकता है। तो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं यू शुड बी कंफर्टेबल। आप उसमें जो है पहले ये देख लीजिए कि आप कितना कंफर्टेबल हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड कि ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा देन यू शुड मूव अहेड। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। एक तो जैसे 1 साल का यदि हम टाइम लेके यदि चलते हैं तो पूरे टाइम को आप टाइम शेड्यूल में डिवाइड कर दीजिए कि प्रिलिमिनरी के लिए मुझे एग्ज़ाम से पहले इतना थॉरो पढ़ लेना है, उसके बाद में इतने पोर्शन में मैं रिवीजन करूँगा, एंड लास्ट 2-3 दिन में मेरा जो लास्ट में टच करते हैं वो रहेगा। उसके बाद में वंस अच्छा जो मेन एग्ज़ाम है उसकी भी आप शुरू से ही तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रिलिमिनरी नज़दीक आ जाएगा तो आपको मेन पर थोड़ा सा उसके लिए आप डिले कर सकते हैं। वंस आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ओवर हो गया, इमीडिएटली आप जो है मेन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जनरल नॉलेज का बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, स्पेशली उसके जो स्कोरिंग पार्ट हैं, जो मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग वाले पार्ट हैं, उनका बहुत अच्छे से आपको जो है देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं आपसे। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको जो है आपके जो मार्क्स हैं उनको कम कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। 3 घंटे का यदि पेपर है तो कोशिश ये करिए कि पहले 2-4-5 मिनट आप पेपर को पूरा पढ़ लें और समझ लें। उसके बाद में आप करीब 2.5 घंटे तक आप लिखिए, एंड लास्ट के 20-25 मिनट आप सम अप करने के लिए जो रहता है वो एक बार जो है कोशिश करिए। इसमें एक सजेशन ये है कि प्रीवियस जो पेपर्स हैं, प्रिलिमिनरी एंड मेन, उसके पिछले 10 साल के पेपर आप एक बार देख लीजिए, या उनको यदि आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो शायद और आपके दिमाग में अच्छा बैठ जाएगा कि किस तरीके के एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में जो लास्ट उसमें स्टेज आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू का कोई फिक्स्ड
पैटर्न तो कोई बता नहीं सकता कि क्या जो है उसमें पूछा जाएगा, ये कहना मुश्किल है। बट इन जनरल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। आप यदि नौकरी करते हैं, इफ़ यू आर सर्विंग इन एनी इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, या जिस स्टेट के आप हैं वहाँ की पॉलिसी, या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं उनकी पॉलिसीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एंड आपकी यदि कोई हॉबी है, कोई चॉइस है इस टाइप का हॉबीज़ का, तो उनके बारे में भी यू शुड बी थॉरो। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड यू शुड बी ऑनेस्ट टू द बोर्ड ऑफ इंटरव्यू। आप जो है, आपके सामने जो इंटरव्यू वाले हैं वो दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, तो उनके सामने आप झूठ बोलकर या गलत चीज़ बोलकर जो है पार नहीं पा पाएंगे। तो यू शुड बी ऑनेस्ट, वॉट एवर यू नो यू टेल देम, इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ से सॉरी सर आई डोंट नो। यही सबसे अच्छी पॉलिसी रहती है। योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस लेवल वो अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ झूठ बोल दें, तो झूठ मत बोलिए, जितना आता है वही बताइए। एंड आई थिंक ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सब हो जाने के बाद में फिर ओवरऑल आपका जो भी आएगा रिज़ल्ट, रैंकिंग, उसके ऊपर में आपको सर्विस अलॉट होती है। पुलिस के बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हो सकता है पुलिस में इंटरेस्टेड हो, तो आई विल से दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सर्विसेज इन इंडिया एट प्रेजेंट। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। बहुत डे टू डे सिचुएशन जैसी जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है उसके हिसाब से पुलिसिंग भी चेंज हो रही है। पहले हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम या ऐसी चीज़ों पर ही कंसंट्रेट करते थे, लेकिन अभी जो है कम्युनिटी पुलिस, सभी लोगों को साथ लेके चलना, सभी लोगों के पास में पहुंचना, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो गई हैं। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग जॉब। बहुत ज़्यादा जो है आपको, स्पेशली पुलिस का मैं कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसी किसी सर्विस में हैं जहाँ पे आप बोर हो रहे हैं, और डेली आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, नई चीज़ आप कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू विल डेफिनेटली फील रिलैक्स्ड कि आपने जो है पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम किया है, एंड यू विल स्लीप विद ए गुड फीलिंग। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जो कि आसानी से नहीं हो पाती है। और इसके अलावा दो तीन चीज़ें और जो मैं कहना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब में होंगे, शायद जॉब में रहकर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने जब ये 1998 में जब पुलिस के लिए क्वालिफाई किया, उस समय आई वॉज वर्किंग एज इंजीनियर इन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो मैं 8 घंटे अपना ड्यूटी करता था, एंड उसके अलावा बाकी जो टाइम था उसमें मैं पढ़ाई करता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सेकेंड इशू इज़ कि बहुत सारे जो स्पेशली मैरिड पर्सन्स हैं वो भी सोचते होंगे कि इसमें हम लोगों का करियर है कि नहीं है। तो आई कैन से कि बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो शादी के बाद में सिविल सर्विस में क्वालिफाई करके आते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। शादी हो गई थी, उसके बाद में मैंने क्वालिफाई किया है। तो दीज आर ऑल, ये आपके जो है माइंड में ये सब हिंड्रेंसेस हो सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, बट अदरवाइज़ ऐसा कोई कुछ भी चीज़ नहीं है कि आप जो है कब इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड, आप कब उसमें जो है करना चाहते हैं। एज इज़ इम्पॉर्टेंट। एज का इसलिए मैं कहूँगा कि 21 ईयर्स के बाद में आप एलिजिबल होते हैं इसके एग्ज़ाम के लिए। तो जितना जल्दी आप एग्ज़ाम के लिए डिसाइड करेंगे और अपीयर होंगे, और जितनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, कैरियर में आपका उतना ही फ़ायदा होगा। बिकॉज़ एट द हाईएस्ट लेवल यू नीड टू हैव सम बेसिक मिनिमम सर्विस पीरियड। 30 साल जो है कम से कम होना चाहिए, तब जाके आप टॉप मोस्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। 30, 31, 32, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके लिए आपको जो है ज़रूर सोचना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, हम देखते हैं कि पहली बार में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। सो दे एंटर द सर्विस वेरी यंग।
एंड सर्विस में आने के बाद में यू हैव मतलब आप किसी भी सर्विस में आपका सिलेक्शन हो जाए, बट स्टिल यू हैव लॉट ऑफ चांसेस फॉर योर कैरियर प्लानिंग। बहुत अच्छी कैरियर प्लानिंग इसमें हो सकती है। एंड वो डिपेंड करता है कि मतलब एक बेसिक जैसे आईएएस हों या आईपीएस हों, वो सभी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट के एसपी बनना चाहते हैं। सीनियर लेवल पर सभी जो है सेक्रेटरी लेवल पर जाना चाहते हैं, या पुलिस में है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है तो पुलिस कमिश्नर बनना चाहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इनमें अवेलेबल हैं, एंड वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस क्या है, आप क्या किस तरीके से करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। बट 2-3 चीज़ें यहाँ पर भी हैं, वो इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा। पहली बात यह है कि कभी भी सक्सेस के पीछे मत भागिए। डोंट रन बिहाइंड सक्सेस। आप यदि मेहनत करते हैं, आप यदि डिटरमाइंड हैं, यदि आपने अच्छी प्लानिंग कर रखी है, तो सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। सो लेट द सक्सेस ऑटोमेटिकली कम टू यू। उसमें जो है जल्दीबाजी नहीं करें, हैव पेशेंस, एंड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू हैव प्लान्ड योर थिंग्स वेल, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, आपकी विल पावर अच्छी है, तो देन नथिंग विल स्टॉप यू। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब एक बोला जाता है कि इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इम्पॉसिबल हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। एक बार आप ठान लीजिए तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो ये है, सक्सेस के पीछे मत भागिए। और सिविल सर्विसेज में और 2-3 चीज़ें होती हैं। नेम एंड फेम, ये बड़ी एक टिपिकल चीज़ होती है सिविल सर्विस में, नेम एंड फेम। अगेन आई विल से दैट इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। आप जो है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू क्रिएट एन इमेज फॉर यू। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ नॉट टिपिकल ऑफ सिविल सर्विसेज। ये किसी भी फील्ड में है, चाहे आप एक फ़ोटोग्राफ़र हों, चाहे आप डिज़ाइनर हों, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी चीज़ है उसमें नेम फेम आपको तुरंत नहीं मिलता है। पहले आपको जो है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो प्रोफेशन जो भी आप कर रहे हैं उसमें लोगों को लगे कि आप थोड़ा सा अलग हैं, तब ये सब चीज़ें आएंगी। बट ये आ जाएगी, इसके लिए ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आप ज़्यादा सोचिए अपनी मेहनत पर, अपने प्लानिंग पर, अपना जो एनर्जी आप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आई थिंक दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम। उसके अलावा एक जो है एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर होना, या एक अच्छा आईएएस ऑफिसर होना, या किसी भी कैरियर में एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होना या साइंटिस्ट होना, उन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और ज़रूर आपको वो सीखना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो कि हम लोग सीखते हैं या हम लोगों ने सीखा है अपने कैरियर में, कैरियर के बाहर स्कूल में हम लोगों को सिखाया गया है। पहली बात तो ये है कि आपका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। आप टाइम की कीमत समझिए। टाइम इज़ प्रेशियस, मतलब लौटा हुआ समय कभी जो है वापस नहीं आता है। तो टाइम का एक अच्छा इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किताबी कीड़ा बन के रहिए, या मतलब आप जो है आपके खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, आपके रिलैक्स करने के लिए वो सब टाइम निकालना है। बट टाइम मैनेजमेंट, उसको जो है उसको ठीक से हिस्से में बांट के उसके हिसाब से आप काम करिए तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, पेशेंस रखिए, तो कोई आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जो एल्डरली लोग हैं उनका रेस्पेक्ट करना ज़रूर सीखिए। जो महिलाएं हैं उनसे कैसे बात करनी है, उनका महिलाओं का रेस्पेक्ट करना भी ज़रूर सीखिए। हम लोग बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि जिस सोसाइटी में महिला का सम्मान नहीं होता, वो उस सोसाइटी को डेवलप करना जो है बहुत मुश्किल है। तो रेस्पेक्ट द वुमेन, रेस्पेक्ट द एल्डरली पीपल। और क्योंकि वी आर सोशल बीइंग, मैन इज़ सोशल एनिमल, ऐसा कहा जाता है। तो सोसाइटी में सबको साथ में लेके चलिए। जितना आपके पास में है आप दूसरों को देने की कोशिश करिए। वो मतलब आपको अच्छा लगेगा कि आप जो है सिर्फ अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। आदमी जो काम करता है वो एक जो है उसमें नेगेटिव चीज़ हो सकती है और एक जो है पॉजिटिव चीज़ हो सकती है।
तो हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो पॉजिटिव हैं, मतलब जिससे कि आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बढ़ते रहें और नेगेटिव पॉइंट्स वो जो है घटते रहें, ऐसा जो है काम करते रहिए। बहुत सारा मतलब हम अपने जो फोर फादर्स हैं उनसे सुनते थे कि किसी ज़माने में किसी ने कोई पुण्य किया होगा, उसका बेनिफिट जो है आज किसी को मिल रहा है एक जनरेशन में। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स आप कलेक्ट करते रहते हैं, ये आपको ज़िंदगी में कहाँ पर काम आएगा ये कहना मुश्किल है। मेहनत करना इम्पॉर्टेंट काम है और हो सकता है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। मैं 2-3 चीज़ अपनी लाइफ की भी, पर्सनल लाइफ की शेयर करना चाहूँगा। मैं जब पुलिस में आया तो 2003 में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मेरा एक पैर में मेजर फ्रैक्चर हो गया, पैर 2 टुकड़े हो गया। तो उस समय मुझे लगा, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब मुझे लगा कि शायद मेरा कैरियर यहीं ख़त्म हो गया एंड पुलिस के लिए पता नहीं मैं फ़िट रहूँगा या नहीं रहूँगा। एंड फिज़िकल कैपेबिलिटी, क्योंकि पुलिस एक ऐसी जॉब है जहाँ पे फ़िज़िकली आपको फ़िट रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डाउट हुआ। लेकिन बाद में वो जो है ऑपरेशन हुआ, रॉड लगी। उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर मैं स्पेशल ऑपरेशंस करने गया। तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब आप कितना भी, आपकी कैपेबिलिटी जो है, फ़िज़िकल कैपेबिलिटी, उसके ऊपर में हो सकता है कि थोड़ी लिमिटेशंस आ जाएं, लेकिन यदि आप डिटरमाइंड हैं तब आपको कोई रोक नहीं सकता है। एंड उसके तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो खेलों में पैर नहीं है लेकिन खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। पुलिसिंग का जॉब कितना टफ़ हो सकता है, उसके लिए मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। 2009 में जनवरी में एक मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में मेरा जॉ का फ्रैक्चर हो गया था, दिन में करीब 10 बजे के आसपास। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि पूरे दिन भर हम लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करते रहे, और रात में जब मैं 11 बजे घर पर गया और खाना खाने लगा तब मुझे पता चला कि जॉ में कुछ सीरियस इशू है। नेक्स्ट डे जब मैंने एक्सरे कराया तो उसमें फ्रैक्चर जो है डिटेक्ट हो गया। तो इमीडिएटली मुझे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं जो है अपना इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पाया। 17 जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ एंड 20 जनवरी को जो है मैं अपना ऑपरेशन जो है प्लान कर पाया। तो ये सर्विसेज ऐसी हैं इनमें कि हमेशा जो है आपके साथ में इस टाइप की टिपिकल प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है नहीं हो, थिंग्स कैन बी टफ़। तो अच्छा, उसमें और भी एक टिपिकल जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं जब हॉस्पिटल में गया कलकत्ता में, ऑपरेशन थिएटर में जब मैं था, उसके बाद जब बाहर निकला वहाँ से, तो तभी मुझे पता चला कि मैं जलपाईगुड़ी एसपी था जब ये इंसिडेंट हुआ। तो उस समय मुझे हॉस्पिटल में ही पता लगा कि मेरा ट्रांसफ़र जो है जलपाईगुड़ी से पश्चिम मेदिनीपुर का एसपी ट्रांसफ़र हो गया है मेरा। एंड उस समय पश्चिम मेदिनीपुर में बहुत ज़्यादा सीरियस नक्सल इशू चल रहे थे, तो इतना मतलब सीरियस इंजरी हो गई, लेकिन उसके बाद भी आई वाज सेलेक्टेड फॉर मोर टफ़ जॉब। तो ये चीज़ हो सकती है एंड इससे आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अपना कैरियर प्रोफाइल देखा है, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे यहाँ पर जो है टफ़ असाइनमेंट करने को मिले। उसमें नक्सल का इश्यूज़ है, दार्जिलिंग में भी जो है कुछ लॉ एंड ऑर्डर के सीरियस इश्यूज़ थे। उसके अलावा भी कुछ और जगह मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ पर टफ़ असाइनमेंट थे, बट बड़े आराम से हैंडल हो गए और अच्छे तरीके से हैंडल हो गए। तो इसमें एक अच्छी टीम वर्क थी, अच्छा सब लोगों का साथ मिला और हम लोग कर पाए। लेकिन अगेन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को पता था कि हम लोग कर सकते हैं एंड ये चीज़ें ईज़िली अचीवेबल हैं। तो जब हम लोगों ने ठान लिया और एक अच्छी टीम हम लोगों ने बना ली और जब हमने ये काम पूरा संभाला अच्छे से, तो उसके रिज़ल्ट्स सबके सामने हैं, सबने देखा, सबने अप्रिशिएट किया। तो ये ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ से हो सकता है टेम्परेरीली सेटबैक हो सकता है आपको, लेकिन उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी जो है उन पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं एट
maybe sometimes in life it so happens that things will not go the way you desire. So, but you have to accept these kind of things. You have to modify yourself, and you have to take these kind of challenges. Then only you can come out of these kind of situations. And I am sure anybody and everybody can come out of such kind of situations. Everybody is equally capable. उसके बाद मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, जैसे कि मैं डेली जो है दौड़ता हूँ, 10-12 किलोमीटर मेरा टिपिकल एक दौड़ना रहता है। कुछ जगह ऐसी भी पोस्टिंग्स रही जहाँ पे एवरेज एक दिन में डेली सुबह 15-16 किलोमीटर भी दौड़ लेता था। इन स्पाइट ऑफ रॉड इन माई लेग, मैं अभी भी बहुत अच्छा, मतलब मेरी एज के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल रनिंग करता हूँ, एंड अच्छा स्टेमिना है। 10, 12, 15, 20 किलोमीटर दौड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा मैंने माउंटेनियरिंग का भी एक बेसिक कोर्स किया है, ये तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही किया है। तो एज इज़ ऑल्सो नॉट ए बार, मतलब मैंने माउंटेनियरिंग का जो कोर्स किया है जब मैं 50 के आसपास, जब मेरी एज हो गई तब किया है वो कोर्स। तो ये भी एक चीज़ है कि यस, आप यदि देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, आप यदि सीखना चाहते हैं तो पूरी उम्र आप सीखते रहिए, एंड आपको हमेशा अच्छा लगेगा। मतलब इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि आप में वो टेंडेंसी रहनी चाहिए कुछ नया सीखने का, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। किसी से भी सीख सकते हैं आप, जो है छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, जो बड़े हैं उनसे भी सीख सकते हैं, नेचर से भी सीख सकते हैं, जो एनिमल्स हैं उनसे भी सीख सकते हैं। तो देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग एंड देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग। आप हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कोशिश यदि आप करेंगे। यहाँ पर मैं आगे एक और एग्ज़ाम्पल, पर्सनल एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मेरी वाइफ़ का। शी इज़ फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड। इनफैक्ट मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, और मैं एक ऐसे गांव का रहने वाला हूँ जहाँ पर अभी 2-3 साल पहले ही लाइट आई है, जहाँ पर 2-3 साल पहले ही सड़क आई है, और पीने के पानी की सुविधा अभी भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा है, मतलब वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। बट मैं जब पुलिस में आया, और पुलिस के में आने के बाद भी गांव जब हम जाते थे तो हम लोग 6-7 किलोमीटर पैदल चल के ही जाते थे। इवन मेरे बच्चे भी जो है छोटे थे तो हम उनको कंधे पर लेकर ही जाते थे। तो ऐसी जगह से था। मेरी वाइफ़ वो भी गांव से है, मेरे फादर इन लॉ किसान हैं। तो वो उसने जब कुछ चीज़ें सीखना शुरू की तो शी वाज़ ऑलरेडी 42 ईयर्स की एज में उसने दौड़ना शुरू किया, एंड शी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर ऑफ मिनी मैराथन। उसने काफ़ी दौड़ी हैं। शी इज़ डूइंग वेल इन रनिंग। उसके बाद में जब वो दौड़ना उसको आ गया, उसके बाद में उसने स्विमिंग का उसको शौक़ हुआ, एंड शी स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, एंड शी इज़ ए बेटर स्विमर देन मी। मुझसे ज़्यादा अच्छी स्विमिंग करती है। उसके बाद में रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले उसने ड्राइविंग करने का ठाना, तो नाउ शी इज़ ए एक्सीलेंट ड्राइवर, आई कैन से। तो मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। उम्र जो है, एज आपका उसमें बार नहीं होना चाहिए। आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी ये भी जो है बार नहीं होना चाहिए। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे ये करना है, एंड और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। हम लोग जो ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपेबल है, कैपेसिटी। हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। वी यूज़ हार्डली 10 to 20% ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी। डेफिनेटली वी ऑल कैन डू मोर, मच मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। तो वो जो है, आपको कितना, खुद को कितना आप हार्ड प्रेस करना चाहते हैं, कितना एग्जर्ट करना चाहते हैं, कितना आप जो है अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। पर यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक सेट टारगेट करिए, एंड उससे ज़्यादा करने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग जब फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज में से आप जो है पुशअप कर रहे हैं, एक दिन मैंने 20 किया, फिर नेक्स्ट डे मैं अपने दिमाग में बैठा लूँ कि मुझे 30 करना है, तो आई विल बी डूइंग 30, वो मैं 30 ही करूँगा। और आराम से यदि मैंने ठान लिया कि 30 करूँगा तो मैं 30 कर ही लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
दौड़ना है, यदि आपको आप जो है दौड़ने का यदि आपने सोचा है तो एक दिन आप जो है 1 किलोमीटर से शुरू करिए। मेरा एक बैचमेट है अशोक प्रसाद, वो उसका जो है कुछ 2003 में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे। उसके बाद में 2007-8 से उसने दौड़ना शुरू किया। अब तो वो 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा तो दौड़ चुका है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट जो 42 किलोमीटर वाली मैराथन है वही 6-7 उसने कर ली होंगी। 21 किलोमीटर या 25 किलोमीटर वाली तो कम से कम 50 से ज़्यादा करी होंगी पक्का, और मे बी अराउंड 100। एंड अगेन ही स्टार्टेड लेट इन हिज लाइफ, ये जो रनिंग वगैरह का है, बट नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो आई कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल। एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं लोग जिनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, बट चढ़ते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। मतलब यू हैव टू लुक फॉर, कि मतलब एक बार आप ठान लें कि मुझे ये करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सेम इज़ विद द बिज़नेस, सेम इज़ विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे, मैं तो बहुत सारे एग्जांपल गिना सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने रेलवे के प्लेटफॉर्म पर रहकर पढ़ाई करी, आईआईटी का एग्ज़ाम उन्होंने पास कर लिया। या जो है अभी रिसेंटली मैंने देखा एक म्यूनसिपैलिटी में एक झाड़ू लगाती थी एक महिला, अभी रिसेंटली उसने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम पास किया है। तो ऐसे भरे हुए हैं एग्जाम्पल। लेकिन उनका इफ़ यू गो थ्रू देयर प्रोफाइल, उनका एक दो चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने ज़रूर की होंगी। वो एक तो ये था कि डिटर्मिनेशन, उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है। दूसरा, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये एक बार सोच लीजिए कि ये आपको करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है टेम्परेरीली आपका सेटबैक हो जाए, लेकिन टेम्परेरीली सेटबैक हो सकता है, फेल्योर हो सकता है। एक आपने स्पाइडर की कहानियाँ पढ़ी होंगी कि स्पाइडर जो है वो जो है बार बार नीचे गिर जाती है, फिर वो ऊपर चढ़ती है, अंत में जो है सफलता मिल जाती है। और उससे प्रेरणा लेने वाले बहुत सारे लोग हैं कि एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, लेकिन तीसरी बार सफलता जो है ज़रूर लगेगी। तो ये आप मतलब यदि डिसाइड कर लें कि भाई मुझे ये काम करना ही है, तो देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू। कुछ चीज़ें उस और भी हैं जो और आपको मदद करेंगी इस सब चीज़ों में। बी ए गुड लिसनर, आप में सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड बी ए गुड लर्नर, आप हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बोलने का मैं ये कहूँगा कि जितना ज़रूरत है उतना ही बोलें। ऐसे शब्द बोलें जो आपको अच्छे लगते हों या दूसरों से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वो शब्द जो है बोलने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आप नहीं करना चाहते हो, वो आप नहीं करें, ज़बरदस्ती नहीं है कोई। अभी एक जो है अभी वर्चुअल वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि आपका जो है वर्चुअल वर्ल्ड मतलब सोशल मीडिया कह सकते हैं या वर्चुअल वर्ल्ड कह लीजिए या कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वर्चुअल वर्ल्ड में जो है व्हाट्सएप कह लीजिए या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है आपको इनके बारे में पता नहीं होना चाहिए। आप इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनका लिमिटेड यूज़ हो जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो ज़िंदगी में। अदरवाइज़ जो है आप रियल वर्ल्ड में ही रहें तो अच्छा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है एंड बड़ी करंट चीज़ है कि हम लोग हमारा जो टाइम है उसमें से बहुत सारा टाइम जो है वर्चुअल वर्ल्ड में बिताना चाहते हैं या बिताते हैं। तो उसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें हैं। धीरे धीरे वो चीज़ आपको समझ में आएगी। लेकिन जैसे मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बोलता हूँ, स्पेशली अपने बच्चों को मैं काफ़ी बोलता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो पूरा टाइम हमारा जो है खेलना, घर से बाहर निकले और खेलते थे, बहुत टाइम हमारा खेलने में जाता था। अभी जो है हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। या तो जो है मोबाइल को लेकर हम लोग बैठे रहते हैं या टीवी के सामने बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक लिमिट में। कोई भी चीज़ ज़्यादा यदि हो जाती है तब जो है नुकसान दे सकती है। तो ये जो है थोड़ा सा आप देखिए कि वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड में ज़्यादा
थोड़ा टाइम बिताइए, वर्चुअल वर्ल्ड में उतना बिताइए जितने की ज़रूरत हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली लास्ट 2 साल से जब ये कोरोना जब से आया है, तब से हम लोग ये देख रहे हैं कि वो पहले बीच में जो है एक स्टेज ऐसी थी जब सोशल मिक्सिंग और एक दूसरे की मदद करना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हम लोग ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। बट अब लगता है कोरोना जैसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए ये जो सोशल बॉन्डिंग है या एक दूसरे की मदद करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आप जो है कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, कोई क्राइसिस में है, उसको यदि आप मदद करेंगे और उसको उस क्राइसिस से बाहर निकालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमेशा जो है हेल्प करने की जो है एक टेंडेंसी रहे, और जब भी पॉसिबल हो, जितना भी पॉसिबल हो, आप यदि जिसको ज़रूरत है उसको मदद कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था। सिविल सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, कैरियर्स के बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। मैं जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि बच्चे को आप पूरी फ्रीडम दें, वो क्या कैरियर लेना चाहता है ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आजकल के बच्चे बड़े समझदार होते हैं और उनको काफ़ी पता रहता है कि ज़िंदगी में क्या करना है, किस स्टेज पर क्या करना है। थोड़ा सा बेसिक हो सकता है कि गाइडेंस आप देना चाहें, दे सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर में ज़बरदस्ती थोप दें कि भाई इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, अब वो उतना हो सकता है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं भी हो। तो जितना जो करने की कैपेसिटी है, वो यदि आपको अच्छी पहचान है कि आपकी क्या चीज़ की कैपेसिटी है, किस चीज़ में आपका ज़्यादा मन लगता है, तो लेट द पर्सन डिसाइड। उसको कोशिश करिए कि वो खुद ही डिसाइड करे, एंड द पर्सन मे बी नोइंग व्हाट इज़ हिज बेस्ट एबिलिटी, उसी में उस फील्ड में ही उसको यदि जाने दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड जैसा अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जो है मेहनत करिए, डिसिप्लिन वे में रहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करिए, वर्क वेरी हार्ड, वर्क ऑनेस्टली, बी डिसिप्लिन्ड एंड be honest to yourself, be honest to others, speak only those words which are desirable, which you expect others should speak to you, use only those kind of words, and there is nothing which cannot be achieved. आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, if you are determined, if you put your hard work and if you manage your resources well, anything is achievable in this world. Best wishes to all of you. Thank you.